दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा, वो पेंटिंग जिसको बनाने में न सिर्फ कई साल लगे बल्कि उस पेंटिंग की अजीब बात यह थी कि उसकी रहस्यमयी मुस्कान जिस पर कई सालों से रिसर्च किया गया। इस पेंटिंग में वो मुस्कान अलग अलग एंगल से अलग अलग लगती थी। एक एंगल से ज्यादा मुस्कान दिखाई देती है, दूसरे एंगल से थोड़ी कम, और तीसरे एंगल से मुस्कान बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने 1503 में बनाना स्टार्ट किया था और इस पेंटिंग को बनाने में उनको लगभग 14 साल लग गए और आज के टाइम इस पेंटिंग की कीमत लगभग 7,000 करोड़ रुपए है। इस पेंटिंग की अहमियत का अंदाजा इसी बात से पता लगता है कि इस पेंटिंग के लिए दो देश स्टार्टिंग से ही लड़ते आ रहे हैं, इटली और फ्रांस, क्योंकि दोनों देशों ने ही कहा था कि उस पेंटिंग पर उनका हक है और उन्हीं के देश के म्यूजियम में इस पेंटिंग को रहना चाहिए। हालांकि ये पेंटिंग स्टार्टिंग में इटली में ही बनाई गई थी, लेकिन बाद में लियोनार्डो फ्रांस चले गए थे और वहां जाने के बाद वो पेंटिंग काफी ज्यादा पॉपुलर हुई और उस पेंटिंग को फ्रांस के पेरिस शहर के लुव्र म्यूजियम में रख दिया गया। जब इस पेंटिंग को बनाया गया था तब ये पेंटिंग उस वक्त इतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी ज्यादा पॉपुलर ये चोरी के बाद हुई। 1911 में ये पेंटिंग के चोरी होने के बाद दुनिया के हर अखबार, हर मैगजीन के फ्रंट पेज पर मोनालिसा की ये पेंटिंग छपी थी और उसके बाद ये पूरी दुनिया में पेंटिंग इतनी पॉपुलर हो गई कि चोरी होने के बाद भी लोग उस म्यूजियम में जाते थे जिस म्यूजियम में ये पेंटिंग चोरी होने से पहले रखी थी। तो कैसे इतनी महंगी पेंटिंग की चोरी की गई थी और जब चोरी करते वक्त चोर को नहीं पता था कि बाद में इस पेंटिंग की कीमत उसकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा होने वाली थी। पेरिस के म्यूजियम में जब इस पेंटिंग को रखा गया था तो उसी के बाद इसकी चोरी की कहानी स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में जब इस पेंटिंग को म्यूजियम में रखा गया था और उस टाइम इस पेंटिंग की अहमियत को उतना नहीं समझा गया था और ये पेंटिंग ऐसे ही म्यूजियम में कहीं रखी गई थी और जहां पर वो पेंटिंग मौजूद थी वहां पर कोई फ्रेम भी नहीं था जिसके अंदर ये पेंटिंग रखी हो। तो प्लानिंग करके इस पेंटिंग को चुराया जा सकता था और चोर को भी ये बात पता थी कि कुछ ही दिनों की प्लानिंग से वो इस पेंटिंग को उस म्यूजियम से चुरा सकता है। उस टाइम उस म्यूजियम में इतनी हाई सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन वो म्यूजियम उस शहर का सबसे पॉपुलर म्यूजियम था जहां तमाम महंगी चीजें रखी हुई थी। तो 21 अगस्त 1911 में जब ये पेंटिंग फ्रांस के पेरिस शहर में लुव्र म्यूजियम से चोरी कर ली गई थी तो उसके अगले 24 घंटे बाद तक उस म्यूजियम में किसी को पता नहीं चला कि म्यूजियम में मोनालिसा पेंटिंग की चोरी हो गई है। लेकिन फिर एक टाइम के बाद जब उस म्यूजियम में एक स्टूडेंट पहुंचता है जो कि मोनालिसा की पेंटिंग बनाना चाहता था और जब वो उस म्यूजियम में उस जगह पर जाता है जहां पे मोनालिसा की पेंटिंग रखी हुई थी तो वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो पेंटिंग तो वहां पर है ही नहीं। उसे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि जब वो पहले उस म्यूजियम में गया था तो पेंटिंग वहीं पर थी। फिर वो खुद उस म्यूजियम में इस पेंटिंग को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसको वो पेंटिंग नहीं मिलती। फिर वो म्यूजियम के ऑफिसर को बताता है कि पेंटिंग तो वहां पर है ही नहीं। स्टार्टिंग में ऑफिसर को लगता है कि वो पेंटिंग उस जगह पर कहीं रखी होगी या फिर उस पेंटिंग को उस म्यूजियम में किसी और जगह रख दिया होगा, क्योंकि उस टाइम पेंटिंग्स के लिए कांच का फ्रेम बनाने का काम चल रहा था जिस वजह से उस म्यूजियम में कई पेंटिंग्स को कहीं दूसरी जगह पर रख दिया गया था। लेकिन जब उस म्यूजियम में वो जाते हैं और चेक करते हैं और काफी ढूंढने के बाद भी जब वो पेंटिंग नहीं मिलती तब उनको अंदाजा हो चुका था कि वो पेंटिंग उस म्यूजियम से चोरी हो चुकी है। अब कुछ ही टाइम में ना सिर्फ पेंटिंग की चोरी की खबर पेरिस के सभी लोगों को पता चल गई बल्कि कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया में लोगों को पता चल गई। हर अखबार के फ्रंट पेज पर इस चोरी की खबर थी। इतने बड़े म्यूजियम से ये पेंटिंग चोरी हो जाना ये उस टाइम एक बड़ी खबर थी। अब इस पेंटिंग के चोरी होने के बाद इस केस में पुलिस को उम्मीद थी कि चोर 48 घंटों के अंदर पुलिस को फिरौती के लिए कॉल करेगा। इसी वजह से पुलिस ने चोर की फोन कॉल का काफी टाइम तक इंतजार किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब 2 दिन तक भी फिरौती का कोई भी कॉल पुलिस को नहीं आया, अब पुलिस को अंदाजा हो गया कि कॉल नहीं आने वाला। तो पेंटिंग चोरी होने के बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। कई लोगों से पूछताछ की गई, बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम को इस केस में लगाया गया और काफी दिन बीत गए लेकिन उस चोर तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। अब कई दिन बीतने के बाद जब चोर का ठिकाने का पता नहीं चला तो पुलिस डिपार्टमेंट पर भी प्रेशर पड़ा और उनको इस केस की इन्वेस्टिगेशन और तेज करनी पड़ गई। कई पैसे इस केस में खर्च हो चुके थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। म्यूजियम के बाहर सीढ़ी पर दरवाजे का नॉब, लकड़ी के फ्रेम और कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ था। इस शहर के और लोगों से पूछताछ की गई जो म्यूजियम में ऑलरेडी जा चुके थे। इसी दौरान एक प्लम्बर ने बताया था कि उसने दरवाजे की नॉब को खोलने में एक व्यक्ति ने उसकी मदद की थी। लकड़ी के फ्रेम पर एक शख्स के फिंगरप्रिंट थे और वो फिंगरप्रिंट उसी छात्र चोर के हो सकते थे जिसने इस पेंटिंग को चुराया था। इसलिए कई लोगों के फिंगरप्रिंट्स उस फिंगरप्रिंट से मैच किए गए लेकिन वो किसी का नहीं था। पुलिस ने मोनालिसा की पेंटिंग के 6000 पोस्टर लोगों में बंटवाए। पूरे म्यूजियम की छानबीन की गई। छानबीन में मोनालिसा की पेंटिंग तो नहीं मिली लेकिन पहले की कुछ गुम चीजें जरूर मिल गई। अब दिन काफी बीत चुके थे लेकिन ये केस अभी भी वहीं का वहीं था। इस केस में कोई एविडेंस नहीं था जिससे पुलिस उस चोर तक पहुंच सके।
यहाँ तक कि इस केस में पुलिस ने पेंटिंग का पता लगाने वाले को लाखों रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी। इसके बाद कई लोगों ने दावा किया कि उनको पता है कि मोनालिसा की पेंटिंग कहाँ पर है, लेकिन पुलिस उनसे पूछताछ करने के बाद जैसे ही उस जगह पर पहुंचती वहां पर उनको वो पेंटिंग नहीं मिलती थी, जिससे एक टाइम के बाद पुलिस को भी अब उम्मीद कम थी कि वो पेंटिंग अब मिलेगी भी कि नहीं। लेकिन फिर भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन चलती रही। यहां तक कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उस टाइम के मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो पर भी शक था कि कहीं उन्होंने तो उस पेंटिंग को नहीं चुराया। लेकिन जब पुलिस ने उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की और उनके घर की भी तलाशी ली गई तो फिर पुलिस को भी अंदाजा हो गया कि इस पेंटिंग को उन्होंने नहीं चुराया। और उनके अलावा पुलिस ने उस टाइम की कई और मशहूर पेंटर से भी पूछताछ की, लेकिन पुलिस को पेंटिंग का कुछ पता नहीं चला कि वो कहां पर है। कई स्पेशल टीम को इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगाया गया। उस पेरिस शहर में लगभग हर जगह पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। और इस म्यूजियम में इस पेंटिंग के चोरी होने के बाद लगभग कई दिनों तक ये म्यूजियम बंद ही रहा था। 2 साल तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चलती रही, लेकिन उस पेंटिंग का कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन 2 साल के बाद एक दिन इस पेंटिंग और आखिर वो चोर कहाँ था उसका पता चल गया। तो आखिर वो पेंटिंग कैसे मिली और पुलिस उस चोर तक कैसे पहुंची? इस पेंटिंग के चोरी होने से पहले विंसेंजो नाम का शख्स इस म्यूजियम में काम करता था और इस म्यूजियम में उसने कई कांच के फ्रेम बनाए थे जिसमें पेंटिंग्स को रखा जाता था। तो एक टाइम पर वो मोनालिसा की पेंटिंग को रखने के लिए फ्रेम बनाने की जिम्मेदारी उसको दी गई थी और कुछ दिनों के अंदर उसको वो काम खत्म करना था। उस वक्त वो पेंटिंग उस म्यूजियम में ऐसे ही रखी हुई थी, ना किसी सहारे से, ना ही दीवार पर, और ना ही इसको फ्रेम किया गया था। तो विनकेंजो एक दिन जब उस म्यूजियम में काम कर रहा था और जब उस म्यूजियम के बंद होने का टाइम हुआ तो वो उस म्यूजियम से बाहर नहीं निकला, बल्कि उस म्यूजियम में किसी अलमारी के पीछे छुप गया। क्योंकि वो काफी टाइम तक उस म्यूजियम में काम कर चुका था तो उसे मालूम था कि किस दिन म्यूजियम की छुट्टी रहती है और कितने बजे वो म्यूजियम खुलता है और बंद होता है। उसके बाद वो म्यूजियम बंद हुआ और सभी लोग वहां से चले गए। और जब उसको लगा कि अब म्यूजियम में कोई भी नहीं है, म्यूजियम बंद हुए काफी टाइम बीत चुका था, तब वो वहां से बाहर निकलता है और उस पेंटिंग जहां वो रखी हुई थी वहां से उसको उठाया, उसको रोल किया और सुबह होने से पहले उसी म्यूजियम के पिछले दरवाजे से वहां से निकल गया। जिस पेंटिंग की कीमत आज के टाइम लगभग 7,000 करोड़ रुपए है, उस वक्त उसने वो पेंटिंग उस म्यूजियम से उठाकर वहां से भाग गया। और उसके बाद तो 24 घंटे तक ये पता ही नहीं चला कि इस म्यूजियम से पेंटिंग चोरी भी कर ली गई है और शायद बाद में कई वक्त तक पता भी नहीं चलता। लेकिन एक स्टूडेंट जब वहां पर गया और जब वो पेंटिंग उसको नहीं मिली तब उसने म्यूजियम के ऑफिसर को बताया और तब ये बात पता चली कि ये पेंटिंग चोरी हो चुकी है। और उसके बाद 2 साल तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चलती रही, लेकिन फिर भी इस पेंटिंग का पता नहीं चला। लेकिन 2 साल के बाद एक टाइम पर यह पेंटिंग किसी पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से या फिर किसी इन्वेस्टिगेशन टीम ने उस पेंटिंग को नहीं ढूंढा था, तो फिर वो पेंटिंग कैसे मिली? एक दिन फ्लोरिडा शहर के एक आर्ट डीलर के पास एक लेटर आता है। उस लेटर में जो लिखा हुआ था वो ये था कि मेरे पास मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग है और मैं इस पेंटिंग को बेचना चाहता हूँ, तो आप इस पेंटिंग की कीमत बताएं। क्योंकि 2 साल से इस पेंटिंग को ढूंढा जा रहा था और इस पेंटिंग की रॉबरी की न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। तो उस आर्ट डीलर को भी पता था कि वो पेंटिंग म्यूजियम से चोरी की जा चुकी है। तो बाद में उसने चोर को लेटर भेजकर ये बताया कि ठीक है, वो पेंटिंग खरीदने के लिए तैयार है और वो जितनी भी कीमत बोले वो उतनी कीमत पर उस पेंटिंग को खरीद लेगा। लेकिन खरीदने से पहले वो उस पेंटिंग को चेक करना चाहता है कि वो पेंटिंग ओरिजिनल है। उसके बाद जब चोर को पता चलता है कि वो आर्ट डीलर उस पेंटिंग को खरीदने के लिए तैयार है, वो भी बहुत बड़ी कीमत पर, तो वो खुश हो जाता है। और उसके बाद एक दिन डिसाइड करने के बाद वो पेंटिंग को लेकर उस आर्ट डीलर के यहाँ पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो डीलर उस पेंटिंग को चेक करता है और उसे भी अंदाजा हो गया कि ये वही पेंटिंग है जिसे लुव्र म्यूजियम में चोरी किया गया था। जिस पेंटिंग को ढूंढने के लिए न जाने कितने पुलिस डिपार्टमेंट के लोग और इन्वेस्टिगेशन टीम कई वक्त तक मेहनत करती रही, लेकिन वो पेंटिंग नहीं मिली। उस आर्ट डीलर को इस पेंटिंग की कीमत और अहमियत का पता था। उसे पता था कि ये पेंटिंग कितनी कीमती है और इस पेंटिंग को बनाने में कितना ज्यादा टाइम लगा है। उसने विनकेंजो को कहा कि वो कुछ टाइम तक वहीं बैठा रहे। उसके बाद वो एक दूसरी जगह जाता है और वहां विनकेंजो को बिना पता चले पुलिस को कॉल कर देता है। थोड़ी देर में पुलिस की टीम उस जगह पर पहुंच जाती है और विनकेंजो को अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद वो पेंटिंग जो उसने चुराई थी बाद में वो आर्ट डीलर पुलिस को सौंप देता है। और उसके बाद साल 1913 में वापस उस पेंटिंग को पेरिस के उस लुव्र म्यूजियम में रख दिया जाता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से उस पेंटिंग को रखा गया था उससे भी जिन लोगों को पता नहीं था उनको भी पता चल गया कि आखिर इस पेंटिंग की कीमत क्या है, इस पेंटिंग की अहमियत क्या है और आखिर क्यों इस पेंटिंग को ढूंढने के लिए इतने बड़े पैमाने पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई थी। उसके बाद इस केस में जब विनकेंजो को अरेस्ट किया गया और जब उससे पूछताछ की गई, फिर उसने बताया कि आखिर क्यों उसने इस पेंटिंग की चोरी की।
जब वो म्यूजियम में फ्रेम बनाने का काम करता था तो उस म्यूजियम में मोनालिसा की पेंटिंग उसे काफी अच्छी लगती थी। वो हर एंगल से जब उस पेंटिंग को देखता था तो मोनालिसा पेंटिंग की मुस्कान ने उसको काफी प्रभावित किया और उसे ये पता था कि इस पेंटिंग की कीमत कितनी हो सकती है। और उसको लगता था कि अगर इस पेंटिंग पर किसी का हक है तो वो इटली का है, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था वो पहले इटली के ही रहने वाले थे। हालांकि बाद में जरूर वो फ्रांस चले गए थे और उनकी बनाई गई ये पेंटिंग फ्रांस में काफी पॉपुलर हुई थी। तो उसने प्लान किया कि वो इस पेंटिंग को चुराएगा और इस पेंटिंग को चुराने के बाद इटली में ही जाकर इस पेंटिंग को बेचने की कोशिश करेगा। बाद में इटली में ही इस पेंटिंग को वो बेचना चाहता था ताकि इटली में ही ये पेंटिंग रहे। फ्रांस और इटली का शुरुआत से ही इस पेंटिंग के ऊपर विवाद रहा है और दोनों ही देश इस पेंटिंग को अपने देश में रखना चाहते थे, लेकिन आखिरकार इस पेंटिंग को उस पेरिस के म्यूजियम में रख दिया गया। और सबसे पहले फ्रांस में ही पेंटिंग काफी मशहूर हुई थी और इस पेंटिंग के चोरी होने के बाद दोबारा उस पेंटिंग को म्यूजियम में उसी जगह रख दिया गया था जहां से इस पेंटिंग को चोरी किया गया था। अब विंसेंजो कुछ दिनों तक जेल में रहा। जब कोर्ट में ये केस चला और आर्ट डीलर ने भी कोर्ट में जब गवाही दी कि उसने उस पेंटिंग को बेचने की कोशिश की तो दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग चुराने के जुर्म में विंसेंजो को सिर्फ 7 महीने की सजा सुनाई गई। हालांकि उस टाइम लोग चाहते थे कि उसको और कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन 7 महीने ही वो जेल में रहा और जेल में सजा पूरी करने के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया। और उसके बाद उसको उस म्यूजियम में काम करने की कभी परमिशन नहीं दी गई। उसके बाद वो कहाँ चला गया किसी को पता नहीं। जब इस पेंटिंग को वापस उस म्यूजियम में रख दिया गया था तो उसके बाद वहां की सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई और आज के टाइम उस म्यूजियम में सिक्योरिटी इतनी हाई है कि अगर उस टाइम इतनी हाई सिक्योरिटी होती तो शायद उस पेंटिंग की कभी चोरी नहीं होती। और पेंटिंग को दोबारा उस म्यूजियम में रखने के बाद उस दिन से लेकर आज तक ये पेंटिंग दोबारा वहां से चोरी नहीं हुई। हालांकि दोबारा उस म्यूजियम से पेंटिंग चोरी करना बहुत मुश्किल है और कितना भी शातिर चोर अगर उस पेंटिंग को चुरा भी ले तो उसे भी ऑलरेडी मालूम होना चाहिए कि फिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़े पैमाने पर की जाएगी और एक ना एक दिन पुलिस उस तक पहुंच जाएगी और उसके बाद जो उसको इस केस में सजा मिलेगी इस बार कोई कम सजा नहीं होगी बल्कि अपनी जिंदगी के कई साल उसको जेल में बिताने पड़ेंगे। और इसी वजह से किसी चोर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा उस पेंटिंग को वहां से चुराए। और आज के टाइम दुनिया में लाखों लोग उस म्यूजियम में उस पेंटिंग को देखने के लिए आते हैं। 1911 में जब ये पेंटिंग चोरी हुई थी तो उन 2 साल में उस टाइम में वो पेंटिंग इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि चोरी होने के बाद भी हजारों लोग उस म्यूजियम में जाते थे जिस म्यूजियम में इस पेंटिंग को चोरी किया गया था। और जिस जगह से उस पेंटिंग को चोरी किया गया था उस खाली दीवार को भी चेक करते थे सिर्फ इसलिए कि एक टाइम पर चोरी होने से पहले वो पेंटिंग वहीं रखी हुई थी। तो ये पेंटिंग चोरी होने से पहले इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी और चोरी होने के बाद बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई और लोगों को इस पेंटिंग की अहमियत का पता चला। तो ये थी मोनालिसा की पेंटिंग की चोरी की वो कहानी जब चोरी होने के बाद 2 साल तक इस पेंटिंग का पता नहीं चला और इस केस में न जाने उस टाइम के कितने पॉपुलर पेंटर पर शक किया गया कि कहीं उन्होंने तो उस पेंटिंग को नहीं चुराया। हालांकि बाद में इन सभी लोगों को सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया गया क्योंकि पुलिस को भी स्टार्टिंग में पता नहीं था कि चोर उस टाइम का कोई पॉपुलर पेंटर नहीं बल्कि इस म्यूजियम में काम करने वाला एक आम शख्स है जिसने इस पेंटिंग को चुराया था और जो इस पेंटिंग को इटली की धरोहर समझता था और वो चाहता था कि वो पेंटिंग इटली में रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।